नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं कोरोना में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देकर संभागीय स्तर पर सम्मानित होने वाले हमारे पर्वत सर के डॉक्टर साहब B.R. जहांगीर सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हर इंटरव्यू की शुरुआत में हमारी एक परिपाटी है। हम जानना चाहते हैं कि भाई आपका जो जन्म स्थान, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वगैरह, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। मेरा जन्म 1979 में नागौर, प्रॉपर नागौर में ही हुआ था और एजुकेशन शुरू से लेके आज तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। मैंने 2-3 स्कूलें ही थी। प्राइमरी स्कूल हमारे पास में थी जो सबसे पहले थी, वहाँ से मैंने 1st से 5th तक क्लियर किया था। 6th से 10th तक राठौड़ी कुआ उच्च माध्यमिक विद्यालय था, वहाँ पे हमने 10th तक पढ़ाई करी थी। 10th के बाद में 11th और 12th सेठ किशन लाल कांकरिया गवर्नमेंट स्कूल था नागौर में, वहीं से पढ़ाई किया था। उसके बाद 1 साल एज कम बढ़ने के कारण पीएमटी की तैयारी नहीं कर पाए थे, तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर किया था। वो भी बलदेवराम मिर्दा राजकीय महाविद्यालय से किया था। बीएससी फर्स्ट ईयर करने के बाद में मैं और मेरे 3 दोस्त हम कोटा गए थे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में पीएमटी की कोचिंग के लिए। 1 साल हम चारों ने वहाँ पे कोचिंग की। उसके बाद में प्री मेडिकल टेस्ट में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद 98 से डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में मैंने MBBS किया। जोधपुर से MBBS करने के बाद में 2006 में जब मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी। 2 साल कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे रहा था और 2008 में जब RPSC क्लियर किया और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में एंटर किया था। 2 साल वहाँ पे करने के बाद में जब 2010 में मेरा MD में सिलेक्शन हुआ, प्री PG टेस्ट होता है मेडिकल में स्पेशलाइजेशन के लिए, तो वहाँ से करने के बाद में 2010 में मैंने चेस्ट मेडिसिन से उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, वहाँ से MD किया और MD करने के बाद 2013 से 14 तक मैं राजकीय अमृत कौर हॉस्पिटल ब्यावर में 1 साल वहाँ पे कार्यरत था और 2014 से अभी तक उप जिला चिकित्सालय पर्वतसर में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये जब आपने ये मेडिकल PMT जब एग्ज़ाम दिया तो आपके घर में क्या कोई पहले से इस फील्ड से जुड़े हुए थे? आपको ये मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि भाई मेरे को मेडिकल की पढ़ाई करनी है? मेरे घर में हमारा जो परिवार में है, मदर फादर हैं और 2 बड़े भाई हैं और 2 सिस्टर हैं। उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। फादर और मदर दोनों इलिटरेट हैं। जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो भी कम पढ़े लिखे हैं। तो हमारा जो फ्रेंड सर्किल था, मैं जिस ग्रुप में रहता था, उसमें से कुछ दोस्त थे, उनके संभ्रात परिवारों से थे, उनको PMT या मेडिकल के बारे में ज्ञान था। तो उन्होंने मेरे फादर साहब को बताया कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या PMT की तैयारी कर सकता है। तो उनके साथ ही मैंने PMT की तैयारी की थी और उसके हिसाब से ही वहाँ पे PMT के एज सच आपका कोई पहले से कोई टारगेट नहीं था कि भाई मेरे को मेडिकल में आना है? पहले से इस तरह का कोई भी टारगेट नहीं था, न कोई नॉलेज था। परिवार में किसी को नॉलेज नहीं था। मैं जिन को जानता हूँ उनको किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए करना क्या पड़ता है। तो हमारे टीचर से या जो हमारे दोस्त थे उनके परिवार में जिनको पता था, उन्होंने के कहने के हिसाब से हम चारों दोस्तों ने तैयारी की थी और उसमें हम सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, तो जो ड्यूरेशन वाइज अगर देखें तो जो मैक्सिमम सिटिंग चाहिए होती है वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में चाहिए होती है, या समझ लीजिए कॉमर्स में अगर आप CA की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कांस्टेंट सिट करके और पढ़ाई करनी होती है। इतना लंबा समय तक एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना जिसके लिए आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी, तो इसका आप क्या सीक्रेट बताएंगे अगर स्टूडेंट्स तैयारी करते हों? उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे लिए जो ये था कि मुझे जो काम सौंपा जाए या जिसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हों, उसको अपनी पूरी डेडिकेशन से करना है। चाहे वो पढ़ाई हो,
चाहे वो कोई भी काम हो। तो मैंने जब देखा कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे ये विषय मैंने मेरी मर्जी से नहीं चुना था, सब लोगों के कहने से चुना था और सब लोगों के कहने से ही हमने कोटा में तैयारी चालू की थी। बट जब वहाँ का माहौल देखा था तो उसमें यही था कि सब लोग डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो घर वालों का उनका यही था, उन्होंने यही कहा था तू वहाँ गया है तो पढ़ाई करना। तो सिर्फ मेरा फिर उसका डेडिकेशन यही रहता था कि सुबह से लेके जब तक सो नहीं जाओ तब तक एक ही काम होता था, पढ़ाई करना है और उसके बाद जब नींद आए तब सो जाना है। बाकी कोई भी किसी भी तरह का दिमाग में कोई भी वो आइडिया नहीं था, कोई भी काम नहीं। अल्टरनेटिव कोई आपके पास में दूसरे विकल्प नहीं थे कि भाई मेरे को ये पढ़ाई नहीं करके ये भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं। एट ए टाइम आप कितने समय तक पढ़ते थे? दिन में लगभग हम सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक पढ़ते थे, पर एट ए टाइम 90 मिनट्स या 1.5 घंटे से ज़्यादा मेरी कभी सीटिंग नहीं होती थी। उसके बाद 5-7 से 10 मिनट का या तो नैप लेना पड़ता था या मैं थोड़ा घूम के आता था या ब्रश करना या कुछ छोटे मोटे काम करना, ये मैं करता था। बाकी 1.5 घंटे तक कंटिन्यू मैं पढ़ाई करता रहता था। उसमें 1.5 घंटे के अंदर मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरे पास में कौन बैठा है, मेरे सामने कौन बैठा है, मेरी बुक के अलावा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं होता था। तो अगर हम आपकी जो पढ़ने की शैली है अगर उससे हम कुछ सीखना चाहें तो हम ये सीख सकते हैं कि यदि आपके पास में 1.5 घंटे कांस्टेंट बैठ करके किसी सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस कर सकते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, रिगार्डलेस कि आपके परिवार में किसी ने मेडिकल फील्ड से भी कुछ किया हो नहीं किया हो, आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस पहले से कहीं हो या ना हो। सिर्फ आप अगर 90 मिनट तक अगर पढ़ाई कर लें, एक सब्जेक्ट पे टिक करके बैठ जाएं तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर झंडे गाड़ सकते हैं। ये सिर्फ सब्जेक्ट का मैटर नहीं है। यदि आप कोई भी काम कॉन्स्टेंटली 90 मिनट्स या उससे ज़्यादा यदि कॉन्स्टेंट कर सकते हो विदाउट डाइवर्जन के, दिन में आपको ये से स्पेल हो सकता है 10 से 12 भी लेने पड़े, बट 90 मिनट कॉन्स्टेंट आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी वर्क में, किसी भी टाइप के काम में यदि आप कर सकते हो तो यू कैन डू इट, आप उस काम को अचीव कर सकते हैं। चलिए, जब आप आ गए चिकित्सा सेवा में तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही बेसिकली सर्विस के सेक्टर्स माने जाते हैं भारतीय परंपराओं के अनुसार भी। तो जब आप इसमें आए तो आपने क्या अपनी शैली विकसित करी मरीजों को देखने के लिए? क्योंकि हर डॉक्टर का भी एक अपना एक प्रभाव होता है, एक तरीका होता है देखने का। भले ही सबने पढ़ाई सेम करी है, नॉलेज सबका सेम है, लेकिन फिर भी मरीजों के साथ में उनका एक जो ट्रीटमेंट होता है वो सबका अलग अलग होता है अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो आपने क्या चुना? नहीं, इसमें एक्चुअली चुनने का कुछ नहीं है, ये मेरा बेसिक नेचर है। क्योंकि मैंने जब पेशेंट्स देखे हैं, जो माहौल देखा है, मैंने पुअर पेशेंट्स हैं उनको बहुत करीब से देखा है। उनके साथ यदि उनको कुछ बीमारी के बारे में बता दिया जाता है तो वो किस तरह का महसूस करते हैं, यदि उनको थोड़ा सा संबल मिल जाए कि कुछ नहीं हुआ बाबा जी, ठीक हो जाओगे, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरा ये कोई प्रैक्टिस करके या इस तरह का करके नहीं है, ये मेरा बेसिक नेचर है या डेवलप किया हुआ कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से मैं पेशेंट से बात करता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट सेटिस्फाई होते हैं। ये ऊपर वाले की दया है। तो आप ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से मरीज का आत्मविश्वास कमज़ोर ना हो और बाकी जो उसका डायग्नोस सही करके और उसको जो ट्रीटमेंट देना है वो अपनी जगह पर है ही। बिल्कुल। चलिए सर, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, दूसरी लहर लगभग शांत हुई है, तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर में काफ़ी प्रेशर था। तो आपने ये इस समय के अंदर में अपनी बेहतरीन सेवाओं से आपको भी संभाग स्तर पर प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित भी किया गया है। आप इस पूरे समय काल जो ये कोरोना कालखंड है, इससे आप क्या एसेंस एज ए क्या रिजल्ट आप इसका निकालते हैं? देखो, कोरोना काल में सबके साथ पूरे इंडिया में और मैं कह सकते हैं पूरे विश्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी थी, सपोर्टिंग स्टाफ्स की कमी थी और जो लाइफलाइन जिसको बोला गया, ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर्स इक्विपमेंट की कमी थी। ये इससे पहला ऐसी त्रासदी कभी हुई नहीं। तो हम गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। तो उन्होंने जितना रूटीन वर्क चल रहा था उतनी व्यवस्थाएं उनके पास थी, बट प्रकृति का कहर मान लें या कोरोना प्रकोप कह लें, उसमें जो रिक्वायरमेंट थी
हर चीज़ की, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, सारे की रिक्वायरमेंट्स लगभग 50 टाइम्स बढ़ गई थी। हाँ। तो उस चीज़ को मैनेज पूरी तरह से नहीं किया जा सकता था, कहीं पे भी नहीं किया जा सकता था। हमने संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जेएलएन हॉस्पिटल, वहाँ पे भी यही समस्या थी। देश का सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल, वहाँ पे भी यही समस्या थी। परबतसर में ऑलमोस्ट यही समस्याएं थी। फिर भी पूरे स्टाफ के सहयोग से, सभी डॉक्टर्स के सहयोग से हमने ये कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इसका फ़ायदा दे सकें। दिन रात 24 घंटे जितना एक आदमी काम कर सकता है, सारे स्टाफ ने, इवन हमारे 4th क्लास ने भी उस लेवल तक काम किया कि हम मैक्सिमम जो मरीजों हैं, पेशेंट्स हैं, उनको हम ट्रीट कर सकें, उनको सपोर्ट दे सकें, चाहे ऑक्सीजन सपोर्ट हो, चाहे मेडिसिनल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो। हमारी ये कोशिश रही कि हम सब उनको, और काफ़ी हद तक आप उसमें कामयाब भी रहे। पूरी हद तक तो शायद कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। हमसे भी कई जगह नहीं हम प्रैक्टिकल प्रॉपर सेवाएं दे पाए। वो कुछ परिस्थितियां इस तरह की रही होगी कि हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, प्रॉपर टेक केयर नहीं कर पाए। तो हम उनसे माफ़ी भी चाहते हैं कि जिनको हम प्रॉपर सेवाएं नहीं दे पाए। बाकी हमारे पूरा स्टाफ ने हमने पूरी कोशिश की कि हम मैक्सिमम जो हमारा बेस्ट आउटपुट है वो हम उनको दें। अच्छा सर, अभी जो सुनने में आ रहा है कि उप जिला में चिकित्सालय में परबतसर का हॉस्पिटल क्रमोन्नत हो चुका है, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दोनों आ चुकी है। परबतसर की जनता अब इस बदले हुए स्वरूप में हॉस्पिटल से क्या अपेक्षाएं रखें? देखो, ये बहुत खुशी की बात है कि जो चिकित्सालय है, प्राथमिक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। आज समय की ज़रूरत के हिसाब से और यहाँ पे विधायक साहब के और बाकी समाज सेवकों की, जो परबतसर के गणमान्य नागरिकों की वजह से ये आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट हुआ है। तो ये समय की ज़रूरत भी थी और परबतसर वासियों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि ये उप जिला में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें सारी सुविधाएं भी बढ़ेगी, डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इक्विपमेंट्स भी बढ़ेंगे। जो आज तक इस हॉस्पिटल में काम नहीं हो पा रहे थे वो भी होंगे। जो ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर्स आ जाते हैं, ENT के डॉक्टर्स आ जाते हैं, और यदि बिल्डिंग नहीं बनती है तो उसमें OT वगैरह सेटअप जो है आज नए स्वरूप में आने वाले टाइम में हमें मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है और अच्छी बात है कि परबतसर वासियों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, कोई ऐसा एक सुझाव जो आप या कोई एक ऐसा विचार जिस पे आप काम करना चाहें हॉस्पिटल में कुछ बेहतरी के लिए, जो आपके मन में है कि भाई ऐसा होना चाहिए, चाहे वो जनता के सहयोग से, चाहे प्रशासन के सहयोग से? मेरा जो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक सबसे मेरा विचार ये है कि हॉस्पिटल की यदि बिल्डिंग जिस हिसाब से पुराने टाइम से बनी हुई है, अंग्रेज़ों के ज़माने से, ये एक उप जिला अस्पताल के लिए प्रॉपर नहीं है। सबसे पहले यदि इसको बिल्डिंग को उसके उप जिला अस्पताल के लेवल का बनाया जाए, उसके हिसाब से इक्विपमेंट रखे जाएं, पेशेंट मैनेजमेंट उसके हिसाब से हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ की परबतसर की जनता ही कर सकती है। परबतसर के जो भी गणमान्य लोग हैं वो इसमें आगे आ सकते हैं, वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में कुछ काम कर सकते हैं। अच्छा सर, जाते जाते जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास में विकल्प भरमार हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की शिक्षा के लिए, और दूसरे भी, अब जब ये इतने सारे ऑप्शंस के साथ में माइंड डाइवर्ट करने वाले ऑप्शंस की भी उनके पास में कमी नहीं है, आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे एक अच्छा करियर बनाने के लिए? तो अच्छा करियर बनाने के लिए मेरी तरफ से यही संदेश है कि यदि आप किसी भी फील्ड में करियर बनाए, ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर बने, ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर बने, ज़रूरी नहीं है आप खिलाड़ी बने, आप जो भी बनना चाहते हैं उस काम के लिए आप कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाएं। उस काम के अलावा बाकी जितने भी प्रलोभन हैं उनको आप छोड़ दें। मेरे टीचर थे एलन करियर इंस्टीट्यूट में, उन्होंने ये कहा था कि हम बच्चों ने ये कहा था सर अब दीपावली है, घर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि दीपावली हर साल आती है,
मौका एक बार मिलता है, अब तुम्हें चूज करना है तुम्हें क्या करना है। तो हमने मौका चुना। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप बाकी की सारी जितनी भी डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको 1 साल 2 साल के लिए छोड़ दें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और उसके हिसाब से काम करें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू। और आशा है दर्शकों को यह बातचीत उपयोगी लगी होगी, प्रेरणादायी लगी होगी। इसी प्रकार के और बेहतरीन व्यक्तित्व से आपकी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। यूनिक वेब क्रिएशन पर बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।